सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अब आप अपने PT3 की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। एग्ज़ाम आ गए हैं, कॉपीज़ आपकी चेक हो चुकी हैं, सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान देना है और सारे जो आपको रिवीजन वीडियोस दिए जा रहे हैं उसको देखकर समझकर साथ साथ में चीज़ों को याद करना है, लर्न करना है। हमारा व्याकरण का सारे शॉर्ट टॉपिक्स जो हैं वो हो चुके हैं। आज हम लेंगे कारक और विशेषण। कारक के बहुत सारे, एक नहीं तीन वीडियोस जो हैं आपको भेजे जा चुके हैं और हमने एक बार कक्षा में भी अच्छी तरह से कारक किया है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कारक क्या होते हैं एक बार फिर से आज समझ लेते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, इस सेंटेंस को पढ़िए, राम रावण मारा। इट मीन्स कि इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। अगर हम इसे इस तरह लिखते हैं, राम ने रावण को मारा, तो संज्ञा शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो क्या है, ने और को। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य में क्रिया के साथ जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम है उन शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। हमने पहले भी किया है। कारक के कितने भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं। कारक क्या है, किस पे बेस्ड है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये है क्रिया पे बेस्ड है, क्रिया पर आधारित कारक है। तो कर्ता, किसी भी वाक्य में जो क्रिया हो रही है उसको करने वाला कौन कहलाता है, कर्ता। कर्ता के साथ क्या लगता है, ने। मैंने आपको बताया था ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है, पहचान है। ठीक, तो किसी भी कार्य को करने वाला क्या है, कर्ता। आगे है कर्म। जो कर्ता कार्य कर रहा है उसका प्रभाव जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ रहा है वो क्या है, कर्म। जो भी कर्ता कार्य कर रहा है उसका फल या उसका प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है वो क्या होता है, कर्म। अब आइए कर्म। कर्म जिस वस्तु की सहायता से, जिस वस्तु के द्वारा क्रिया की जा रही है वो क्या है, कर्म। इसको इलेबोरेट करके उदाहरणों के साथ मैं अभी समझाती हूँ। पहले हम प्रसर्ग याद कर लें जो जरूरी है। उसके बाद है संप्रदान। संप्रदान के लिए, जिस व्यक्ति के लिए या जिस वस्तु के लिए क्रिया की जा रही है वो क्या है, संप्रदान। अब यहाँ पे को फिर से लगता है। अपादान। अपादान जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी चीज से परमानेंटली अलग हो रहा है, जुदा होने का जहाँ पे भाव हो रहा है। मैंने और भी आपको भाव बताए थे, वो आगे हम इलेबोरेट करते हैं। इसका प्रसर्ग चिन्ह क्या है, से। उसके बाद संबंध। का, के, की। किसी संज्ञा सर्वनाम का व्यक्ति वस्तु के साथ जो संबंध है वो उसके पिताजी हैं, ये मेरा बैग है, काके की, तो ये क्या है, संबंध कारक। अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है, जहां पे जिस जगह पे क्रिया की जा रही है वो क्या है, अधिकरण कारक। लास्ट संबोधन, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, उसे आवाज लगाते हैं, हे, अरे, सुनो, तो ये सब क्या है, उसको
बुलाने के या संबोधन करने के हमारे शब्द हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक। अब आइए इसको इलेबोरेट करके समझते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से, सबसे पहले राम ने रोटी खाई। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक वाक्य में बहुत सारे कारक हो सकते हैं, तो इस वाक्य में राम ने क्या है? कर्ता कारक। अब अगर इसी ही वाक्य में कर्म कारक ढूंढना हो तो अगर मैं कहूँ कर्म, तो ये क्या है? कर्म क्या है? रोटी। क्योंकि राम ने खाने की जो क्रिया की है उसका फल किस पे पड़ रहा है? रोटी पे। तो राम ने रोटी खाई, राम क्या है? कर्ता कारक। अगर इस वाक्य में कर्म कारक ढूंढने के लिए कहा जाए तो कर्म कारक क्या होगा? रोटी। ठीक इसी तरह राजा ने बच्चे को खिलाया। अब राजा ने कर्ता कारक, उसने क्या क्रिया की? खिलाया। किसको? बच्चे को। तो ये क्या होगा? कर्ता कारक। अब जो वो क्रिया कर रहा है उसका फल किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। तो बच्चा क्या होगा? कर्म। ठीक है बेटा, कर्ता और कारक आपको कर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। उसके बाद है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। माता जी ने बच्चों के लिए रोटी बनाई। माता जी ने बच्चों के लिए रोटी बनाई। तो यहाँ पे क्रिया जो की गई है वो किसके लिए की गई है? बच्चों के लिए। तो ये क्या होगा? संप्रदान कारक। दूसरा, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इसमें जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए क्रिया की जाए वो क्या होता है? संप्रदान कारक। दूसरा होता है जब कहीं इसमें देने का भाव आ जाए, जब हम किसी को कोई वस्तु या कोई चीज देते हैं। भिखारी को खाना दो, गरीबों को भोजन दो। ठीक, जहां देने का भाव आ जाए वहां पे भी क्या होता है? संप्रदान। और को हमेशा कर्म के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब देने का भाव हो तो को जो है वो संप्रदान के साथ इस्तेमाल होता है। भिखारी को खाना दो। तो यहाँ पे जो को है वो देने के भाव के साथ है, तो ये क्या है? संप्रदान कारक। उसके बाद है अपादान। अपादान में मैंने आपको बताया था बेटा, जब चीजें परमानेंटली एक दूसरे से अलग हो रही हों तब क्या जुदाई भाव के लिए हम मेनली जुदाई भाव के लिए इस्तेमाल करते हैं अपादान कारक। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। पेड़ों से पत्ते परमानेंटली जो हैं अलग होकर गिर रहे हैं, तो ये क्या होगा? अपादान कारक। ठीक, जब चीजें इसी तरह बादल से बूंदें बरसती हैं, तो बूंदें जो हैं बादल से हमेशा के लिए अलग हो रही हैं, वो क्या भाव है? अपादान। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसमें और बहुत सारे भाव हैं, जैसे तुलना का भाव। राम श्याम से लंबा है, तुलना की जा रही है, वो उससे सुंदर है, तो ये वाला से क्या है? तुलना को लेकर है, तो ये क्या होगा? अपादान कारक। उसके बाद है भय का भाव। मैं सांप से डर गई, मैं शेर से डर गया, राम शेर से डर गया, तो भय का भाव जहां पे है अपादान कारक। इस हिसाब से जहां से लगता है। उसके बाद शर्माने के भाव से
ससुर से शर्मा गई, सास से शर्मा गई, तो शर्माने का भाव क्या है? अपादान कारक। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। आपको मैं सिंपल एक फॉर्मूला बताती हूँ कि हम पंजाबी में इन, अगर आप राम श्याम से लंबा है, अगर आप इसको पंजाबी में ट्रांसलेट करते हैं, राम श्याम तो लंबा है, जिन वाक्यों में तुम का इस्तेमाल आ जाता है, सभी जिनको आप राम श्याम से लंबा है, राम श्याम तो लंबा है, मैं शेर तो डर गई, शर्म का भाव आ जाए, नू सौरे तो शर्मा गई, जहाँ पे तो शब्द का इस्तेमाल पंजाबी के तो का आ जाए, आप किसी भी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हिंदी के सेंटेंस का पंजाबी अनुवाद करके देखें, जहाँ तो आ जाए उसमें क्या लग जाएगा? अपादान कारक। और बाकी जैसे हम लिखते हैं कर्म कारक में, आपको मैंने बताया था कि माता जी क्या करती हैं? चाकू से फल काटती हैं, तो माता जी चाकू से फल काटती हैं, माता जी चाकू तो फल कटती नहीं हो सकता, ठीक है? तो वो क्या होगा? अपादान कारक में आएगा। तो वाले शब्द सारे जो हैं वो अपादान में आएंगे, बाकी जो से लग जाएगा वो किस में आएगा? कर्म कारक। कर्म कारक जिस चीज के द्वारा क्रिया जो है वो की जा रही है, चाकू से सब्जियां, नेहा चाकू से सब्जियां काटती है, काटने का भाव किसके द्वारा किया जा रहा है? क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? चाकू से, ठीक। तो जहां मैं पेन से लिखती हूं या चौक से लिखती हूं, क्रिया जिस वस्तु की सहायता से, जिसके द्वारा की जाए, उसे वहां से लगे तो वहां पे क्या होता है? कर्म कारक, ठीक है बेटा? अब आइए जी संबंध कारक। संबंध कारक, ये राधा का बैग है, इसका बैग है राधा का। श्याम रीता का भाई है, वे उसके पिताजी हैं। किसके हैं? उसके का संबंध पिताजी के साथ, रीता का भाई, श्याम का रीता के साथ क्या संबंध है? का के की, राधा का बैग के साथ। तो इस तरह संबंध बताने वाले जो शब्द हैं, का के की, ये सब इसमें आएंगे संबंध कारक। लास्ट है बेटा संबोधन अधिकरण। अभी अधिकरण रहता है। अधिकरण, इसके प्रसंज्ञा है में और पर। जिस स्थान पर क्रिया की जा रही है, जैसे मैं आपको कक्षा में पढ़ा रही हूँ, तो ये कक्षा में पढ़ा रही हूँ, तो कक्षा में क्या है? अधिकरण कारक। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में क्या है? अधिकरण कारक। लड़कियां छत पर नाच रही हैं, छत पर क्या है? अधिकरण कारक। जिस जगह पर, जिस काल में क्रिया की जा रही हो, वो क्या होता है? अधिकरण कारक। संबोधन, जब हम किसी को संबोधित करते हुए, उसको एड्रेस करते हुए बात करते हैं, हे मेरी बात सुनो, अरे इधर आओ, सुनो, यहाँ आना,
वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? संबोधन कारक। कारक में कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, याद रखें, प्रसर्ग याद रखें आप अच्छे ढंग से, और ये याद रखें कि किस प्रकार, जैसे करने वाला, क्रिया करने वाला क्या है? कर्ता है। क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वो कर्म है। जिस वस्तु के द्वारा सहायता से हम क्रिया करते हैं वो करण है। जब चीजें परमानेंट एक दूसरे से अलग हो रही हैं तो अपादान है। जब किसी का संबंध किसी से बताया जाए तो संबंध कारक है। जिस स्थान पर क्रिया की जा रही हो वो अधिकरण कारक है। जिसके लिए क्रिया की जा रही हो वो संप्रदान कारक है। तो लास्ट में जिसको हम संबोधित करते हैं या बुलाते हैं तो वो संबोधन करना क्या है? संबोधन कारक है। अब हम करेंगे विशेषण। विशेषण आपने बहुत बार किया है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। जब तो अच्छा क्या है? विशेषण। राम लड़का है, राम अच्छा लड़का है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है। कपड़ा मुलायम है। कपड़े की विशेषता क्या है? वो मुलायम है। तो ये क्या है? विशेषण। मेज पर 2 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 2। स्पेसिफाइडली बताया गया है। तो ये 2 क्या है? विशेषण है। ठीक है जी। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। अब गुणवाचक क्या है? जब हम किसी के गुण, दोष, व्यथा, अवस्था के बारे में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार उसका रंग कैसा है, वो आकार में कैसा है, गुण क्या है, दोष क्या है। जब हम इन बातों की बात करते हैं वो क्या सब क्या किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण। जब किसी संज्ञा सर्वनाम के हम गुण, दोष, व्यथा, दशा, अवस्था के बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। राम अच्छा लड़का है। सीता लंबी है। कपड़ा मुलायम है। तो ये सब क्या है? गुण में आएंगे। लंबी, मुलायम, अच्छा, गुणवाचक विशेषण। अब आइए संख्यावाचक विशेषण। जब संज्ञा सर्वनाम शब्दों को संख्या के, गिनती के रूप में हम देखते हैं तो वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। कैसे? मेज पर 2 किताबें पड़ी हैं। कितनी किताबें? 2 किताबें। साफ दिया गया है। संख्या जिनको गिना जा सकता है 1 2 3, ये काउंटिंग जो है, तो वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। मेज पर 2 किताबें पड़ी हैं। संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें क्या होता है? निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है। निश्चय संख्यावाचक जब निश्चित तौर पे बताया गया है कि मेज पर 2 किताबें पड़ी हैं। आपको निश्चित है कि वहां पे कितनी किताबें हैं? 2 ही हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिख दें कि मेज पर कुछ किताबें पड़ी हैं, किताबें पर काउंटेबल हैं, तो कुछ किताबें किस में आएगा? अनिश्चयवाचक। आपको निश्चय अनिश्चयवाचक लिखना नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इसे अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए याद रखें निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक। जब निश्चित तौर पर हम बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक। जब हमें निश्चित तौर पर कुछ नहीं पता, कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। आगे है परिमाण
माप तोल संबंधी विशेषताओं को बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर, 3 लीटर, 4 किलो, किलो, लीटर, मीटर, ये सब किस में आते हैं? माप तोल की आते हैं ना, आप मैथ्स में भी करते हैं। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति की माप तोल संबंधी विशेषता को बताया जाता है तो वो क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें भी सेम है, निश्चित और अनिश्चित। मुझे 2 किलो आलू चाहिए, मुझे कुछ आलू चाहिए। 2 किलो निश्चित तौर पे बताया गया है, तो ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। ठीक। बॉटल में 1 लीटर तेल था, तो 1 लीटर निश्चित परिमाणवाचक। ठीक। बोतल में कुछ तेल पड़ा है या थोड़ा तेल पड़ा है, तो वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी तरह मेरी कमीज को 2 मीटर कपड़ा लगेगा, 2 मीटर निश्चित परिमाणवाचक। हमें थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, अनिश्चित परिमाणवाचक। माप तोल संबंधी विशेषताओं को बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण। अब आइए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जब संज्ञा के आगे सर्वनाम लग जाए। संज्ञा शब्द आप सब जानते हैं, लड़का, लड़की, सीता, गीता, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द। अब जब इसके आगे सर्वनाम इस्तेमाल हो जाए, ये लड़का, वह लड़की, यह घर, ठीक, तो ये क्या होंगे? और निश्चित तौर पर संकेत, ये संकेत भी कर रहा है, ये लड़का, वह लड़की, यह घर, वो बैग, संकेत भी दिया जा रहा है और संज्ञा के आगे सर्वनाम भी लगा है। तो ये सब क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण। जब कोई शब्द जो है वो संज्ञा सर्वनाम के आगे संकेत कर रहा हो, उसकी ओर इशारा कर रहा हो, तो वहां पे क्या होता है? सांकेतिक विशेषण। या आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जब किसी संज्ञा शब्द के आगे सर्वनाम लगा हो तो वहां पे क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है बेटा, आपने अच्छे ढंग से कारक किया है, विशेषण किया है। मुझे लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।